वो एक ऐसा मैदान था जिस पर कि सारे पगडंडियां तक मिट गई हों, एक ऐसी डाली जिसके सारे फूल झड़ गए हों, सारे घोंसले उजड़ गए हों। मन में उसकी असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके घाव छू ले, वो आंसुओं में बिखर पड़े। वो चाहता था वो सबसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उनकी दुनिया से चला जाए। कितना दुख दिया था उसने सबको। गैसू इसी की मन अम्मी स्थिति जान में तो सामने एक आई, दिन पर गैसू गैसू ने ने उसे पर्दे से बुलाया। नहीं वो बात की। गया। गैसू ने बताया कि सुधा का खत आया है, कि वो जल्दी ही आएगी गैसू से मिलने। गैसू का बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। फिर रे चंदर, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज़ हो हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूँ। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है, आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हें लेकर 2 रोज़ के लिए आऊँगा। इनकी कोई मुसलमान सखी हैं वहाँ, उससे ये भी मिलना चाहती हैं। हमारी खातिर का इंतज़ाम रखना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुँचूँगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने के पहले चंदर ने घर की ओर नज़र दौड़ाई। सिवाय ड्राइंग रूम और लॉन के सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गैसो सच ही कह रही थी कि जैसे घर में प्रेत रहते हों। आदमी चाहे जितना सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन औरत के हाथ में जाने क्या जादू है कि वो घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी, और 3 ही महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया था और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे, लेकिन इन सब इंतज़ामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी जैसे कि वो एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतज़ाम कर रहा हो, बस। मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने के पहले ही हवा में एक नमी, पत्तियों का एक हरियाली और मन में एक उमंग सा छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल छाने वाले हैं, बूंदें रिमझिमाने वाली हैं। क्या बादल बहुत नज़दीक आ जाते हैं? बूंदें पड़ने के पहले ही दूर पर गिरती हुई बूंदों की आवाज़ वातावरण पर छा जाती है, जिसे ध्रुवा कहते हैं। ज्यों-ज्यों सुधा के आने का दिन नज़दीक आ रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लग गई थीं। मन में उदास सुनसान में ध्रुवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंदर अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगी थी, जिसका वो विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व अब पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान ख़त्म हो रहे थे और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती थी तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वो कॉपियाँ जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में दर्द हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कॉपियाँ जांचने से अच्छा आश्रय स्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खीज उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं है। चंदर जब बेहद दुखी होता तो वो कॉपियाँ जांचता। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वो गंगा नहाने गया, कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता और ख़रीदता रहा। वहाँ उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा, जो बिनती नाम बदल उसने विप्लव नाम से छपवा लिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसने वो ग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वो सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वो जागा तो रात अपने मखमली पंख पसारी नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। ये पछुआ के झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन नारियों ने जो रहस्य पाया था वो धीरे धीरे चंदर की आंखों के सामने खुलने सा लगा। उसे लगा जैसे ये उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है।
एक बड़ा शांत संगीत उसके पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंदर को लगा जैसे ये उसके प्यार का सितारा है, जो जाने किस अज्ञात पाताल में डूब गया था और आज से वो फिर उग गया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे, मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरुता सुधा के प्यार की थी, उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में फंस गई। तुम मेरी सुधा की प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इन पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूँगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा, मुझे क्षमा कर दोगी ना? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंख में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों को होठों से लगाकर कहा था, जाओ आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपने मिस्री जैसे होठों से चंदर की आत्मा को चूमकर कहे, जाओ चंदर। अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंदर हो, अपनी सुधा के चंदर, हरिणी जैसी भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंदर। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो वो जैसे मोहाविष्ट सा था, जैसे वो किसी जादू या टोना पड़ा हुआ सा घूम रहा था। और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदर को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कुलियों में हलचल मची और चंदर पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वो दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी। चंदर के मन में आया वो पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर व विश्वासी में विश्वास जाग जाता है, उस दिन वो पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी में सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी, जो आते ही चंदर को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कुलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी से प्लेटफॉर्म भर गया। चंदर पागलों सा इस सब भीड़ को चीर कर डिब्बे देखने लगा। एक दफ़ा पूरी गाड़ी का चक्कर लगाया गया, कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रोंधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग्य करती है उससे। आज जब वो किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा है, सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान बहुत थोड़ा सा था। वो डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितला रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला, देखो कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था, सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पहुँच देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की सामागी सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती हैं। वो चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर, अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो?
अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा। सुधा ने गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया है सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत क्षीण हंसी हंसकर बोली। बहुत सुख में रहने से ऐसा ही हो जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर तुम बहुत धीमे ड्राइव करना वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर तुम्हें तकलीफ तो होगी लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो। क्यों? मुझे ज़रा रीवा तक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊँगा। इसका मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक दिन भी? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊँगा। लौट कर दिन भर रहूँगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है। चंदर ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो। कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा ना सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों ना हो लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है। ये मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सब से उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गईं। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुँह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुँह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहाकर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना ज़रूरी होगा, फिर लौट आऊँगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आईं। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह दामाद, इन हुई कि अकेली चाय पियो भैया, अभिन डॉक्टर साहिब सुने हैं तो का कहिए। नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर चाय पियो। सुधा को आने दो। चंदर बोला, वो पूजा पाठ करके खाती हैं। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माता जी अपनी बहू पर मरती हैं। असल में वो पूजा पाठ करती थीं। शुरुआत की उन्होंने पूजा के बर्तन धोने से और अब तो उनसे भी ज़्यादा पक्की पुजारिन बन गई हैं। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार ये मत समझना मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश हैं। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछकर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वो मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदर ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं देखो, गलत मत समझो, मैं ये नहीं कहता कि इनकी गलती है, ये तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला, न इसमें मेरा कसूर न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीतिक का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगनी होती, इसीलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति से नहीं, इसलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी नहीं कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वो भी एक बेमनी से। उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है। बुरा ना मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ। तुमसे छिपाना क्या, और स्वास्थ्य के मामले में ये इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ।